हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सहपाठी में। दोस्तों, आज अपन अपने चैनल के माध्यम से अपने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, या यूँ कहें कि अपना आधुनिक भारत का इतिहास का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे, और वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है दोस्तों, अब अगर अपन बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के लिए, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ये क्यों आया था, ये किसके लिए आया था, ये सारी चीज़ें अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने से पहले अपने को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये एक्ट आया क्यों और किसको रेगुलेट करने के लिए आया। तो आपको पता ही है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, नाम याद रखना, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में एक चार्टर द्वारा कंपनी, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और इसी चार्टर में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कानूनी अधिकार दिया कि वो दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए एकमात्र इंग्लैंड की कंपनी होगी। तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारे पराधीन बनने की कहानी। ठीक है, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जो ये कंपनी है वो शुरुआत में खाली मसाले बेचने के लिए भारत में आने वाली थी, लेकिन बाद में कंपनी ने भारत पे शासन भी किया, ये आपको पता है। तो उस कहानी को हम सुनते हैं। अभी तक आपने देखा कि 31 दिसंबर 1600 को कंपनी बनी और उसको एकाधिकार मिला भारत में और साउथ ईस्ट एशिया में व्यापार करने का। अब क्या हुआ, ये कानूनी काम सारे हो गए 1608 में। कब? 1608 में। 1608 में क्या हुआ, एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम क्या था, विलियम हॉकिंस। इसका क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। ये विलियम हॉकिंस आया भारत में। ये विलियम हॉकिंस कहाँ आया? भारत में। और कहाँ उतरा, बता सकते हो? ये उतरा गुजरात के सूरत बंदरगाह, और इसके जहाज का नाम था हेक्टर। कौन आया? हॉकिंस। क्या लेकर आया हेक्टर? कब आया? 1608 में। क्या करने के लिए? मसालों का व्यापार करने के लिए। उस समय हमारे देश के जो कर्ता धर्ता थे, मुगल बादशाह थे, वो थे शहजादा सलीम, जिनकी उपाधि को बोलते हैं जहांगीर, और जहांगीर के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये जहांगीर साहब के पास गए, तो जहांगीर साहब ने इनको पूछा, तमे केम छो? सूरत में आया इसीलिए मैं गुजराती में बोल रहा हूँ कि जहांगीर जी ने पूछा कि तमे केम छो, मतलब आप कैसे हो? तो हॉकिंस जी बोले, हूँ मजामा छू, हूँ धंधो करवा आयो छू। तो जहांगीर बोले नथी। मतलब कुल मिला के जहांगीर ने इसको व्यापार करने के लिए मना कर दिया, और ये इंग्लैंड वापस लौट गया। अब क्या हुआ, अब वहाँ के लोगों ने या अंग्रेजों के प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या किया कि ये तो गड़बड़ हो गया, अपन ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, इतना चार्टर मतलब एक कानूनी दस्तावेज बनाया, इसको एकाधिकार दिया, लेकिन तो व्यापार करने से मना कर दिया। तो उन्होंने एक दूसरा अंग्रेज अधिकारी जो विलियम हॉकिंस से ज्यादा पढ़ा लिखा था, उसका नाम था सर थॉमस रो। उसका नाम क्या था? सर थॉमस रो। सर थॉमस रो को भेजा। अब सर थॉमस रो को भेजा।
थॉमस रो हॉकिंस से ज़्यादा पढ़े लिखे और कूटनीति में माहिर थे। ये 1616 में पहुंच गए भारत। तो वही बात, जहांगीर जी के पास गए और जहांगीर जी ने पूछा તમે કેમ છો? तो थॉमस रो बोले હું મજામાં છું, હું ધંધો કરવા આવ્યો છું। तो जहांगीर बोले नहीं। तो कुल मिला के थॉमस रो को भी मना कर दिया, लेकिन थॉमस रो ऐसे मानने वाला नहीं था। उसने क्या किया, धीरे धीरे वहां रहकर जहांगीर को मनाने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे जहांगीर के साथ उसकी घनिष्ठता इतनी बढ़ गई कि वो उसका ड्रिंकिंग पार्टनर बन गया। मतलब शाम को शराब दोनों बैठकर साथ में पीते थे, लेकिन जहांगीर ने इनको अभी भी इजाजत नहीं दी। तो जब भी ये भारत में व्यापार करने की कंपनी की मान्यता दिलाने की बात करते, जहांगीर बोलता हमें तुम्हारे वहाँ के घोड़ों के बारे में बताओ, वहाँ की कलाकृतियों के बारे में बताओ, और सबसे इम्पोर्टेंट जहांगीर के लिए वहाँ की अलग टाइप की शराब के बारे में बताओ और मंगवाओ। अब इसने जहांगीर को वहाँ की वाइन पिलाई, वहाँ की बियर पिलाई। इंडिया में वाइन और बियर नहीं बनती थी। तो ऐसा करके 3 साल तक लगातार गिफ्ट देने और मनाने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1619 में जहांगीर मान गया कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ व्यापार कर लो। तब कंपनी भारत में आ गई और सूरत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगा दी। अब धीरे धीरे कंपनी के लोग यहाँ व्यापार करने लग गए और मसाले बेचने लग गए। अब कंपनी के ऊपर किसी और का शासन नहीं था उस टाइम। कंपनी अपने आप में सर्वे सर्वा थी, तो वो अपने मनचाहे ढंग से यहाँ व्यापार करने लगी। उसके अधिकारी अपना अलग से व्यापार करने लगे, यहाँ से मसाले ले जाकर वहाँ बेचते और कंपनी में भ्रष्टाचार फैल गया। तो इसी के मद्देनजर ब्रिटिश वहाँ की जो इंपीरियल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एक्ट लाए। वो लोग एक एक्ट लेके आए, उसी को अपन कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्यों लाया गया था? क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी का शासन नहीं था और वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई थी। ठीक है, तो ये एक्ट लाया गया। अब देखो, अब हमारा शुरू होता है लेसन। अब ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसे द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बोला जाता है, इसका नाम ही देखो, इसका नाम है रेगुलेटिंग। अपने सिलेंडर में एक रेगुलेटर होता है, आपने देखा होगा सिलेंडर के ऊपर लगा होता है, घर में जो गैस होती है ना, घरेलू गैस। तो वो रेगुलेटर क्या करता है? वो नियंत्रण ही तो करता है। तो ये भी एक नियंत्रणकारी कानून था। किस पर नियंत्रण? कंपनी पर। तो ये क्या था वो देखते हैं। तो इस एक्ट को समझने के लिए आपको 5 पॉइंट देखो, आप 6 पॉइंट देखो, ये हमें इसमें समझेंगे। पहला है गवर्नर जनरल, दूसरा है 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट, चौथा है भ्रष्टाचार से मुक्ति, पांचवा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और छठा है भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये 6 नाम आएंगे। कौन कौन से? गवर्नर जनरल, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट बना था कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। भ्रष्टाचार से मुक्ति, वो तो आज तक नहीं हो पाई है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गवर्नर जनरल के बारे में। आप ये जो फोटो यहाँ पे देख रहे हैं, ये भारत के नहीं, सॉरी, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के अंतिम गवर्नर भी थे, जिनको 1773 में क्या किया? बंगाल के गवर्नर को क्या बोलने लगे? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब देखो, अब इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा था, जो पॉइंट थे मेन, उसमें था गवर्नर जनरल। तो ये पॉइंट उसी के बारे में है। देखो, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद क्या की गई? 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई।
4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई, उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया गवर्नर की सलाहकार परिषद। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। तो देखो, अपन ने पढ़ा था गवर्नर जनरल। तो यहाँ क्या हुआ था? 1773 के एक्ट में सबसे पहला काम, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा गया। फिर दूसरी बात थी केंद्रीय प्रशासन की नींव। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे रखी गई कि जो बंगाल था ना, वहाँ के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला गया, और जो बाकी दो प्रेसिडेंसियाँ थी, जिसको बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी बोलते हैं, उन दोनों के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखे गए। इसी वजह से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींवें रखी गई इस अधिनियम के द्वारा। अब इस गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, ये जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, इसके लिए 4 सदस्य क्या थी? इसके साथ 4 सदस्य क्या थी? परिषद। 4 सदस्य क्या थी? कार्यकारी परिषद। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद। इसकी सहायता से ये क्या करता था? बंगाल का और बम्बई का और मद्रास का रूल करता था। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 अति महत्वपूर्ण है। देखो, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नियमों के अनुसार 1774 में, कब? इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसका एजेंट कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के के लिए एक क्या बनाया? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जिसमें क्या थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। अभी की बात करें तो आप बता सकते हो कि अभी अपने सुप्रीम कोर्ट में कितने मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो इसका जवाब क्या है? मुख्य न्यायाधीश 1 होता है और अन्य न्यायाधीश 33 होते हैं। अन्य न्यायाधीश कितने हैं? 33 हैं आज की डेट में। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कितने हुए? 1 सीजे यानी कि चीफ जस्टिस, और 3 क्या थे उसके? जस्टिस। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है। अब मैंने आपको बताया था कि जब इंग्लैंड को भारत में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर ने दे दी, तो धीरे धीरे क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपना अलग व्यापार शुरू कर दिया, और व्यापारियों से बहुत सारा पैसा लेने लग गए, भ्रष्टाचार करने लग गए। तो उन सबको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन ने की इंपीरियल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, जिसे क्या कहते हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। अब तो उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया? इसके तहत देखो, तीसरा पॉइंट, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार यानी खुद का व्यापार करना और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। यानी कि अब कोई रिश्वत लेगा और निजी व्यापार करेगा तो उसको कानूनी रूप से दंड दिया जाएगा। ये अपना हो गया तीसरा पॉइंट। अब अपन चलते हैं अपने चौथे और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के चौथे और अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट में। अब देखो, अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो गवर्नर और गवर्नर जनरल थे, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं था। यानी कि 1600 में चार्टर बन गया, 1619 में यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मिल गई, बस वो वहाँ पर व्यापार कर रहे थे। वो ब्रिटेन में कोई सूचना दे नहीं दे, यहाँ भारत में किसी के साथ नरसंहार हो, कुछ भी हो, किसी से ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, तो इसका किसी का कोई रिकॉर्ड उन्हें ब्रिटेन की ब्रिटेन की राजशाही को नहीं देना पड़ता था, या वहाँ की विधायिका को नहीं देना पड़ता था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
ये नाम याद रखना, ये आगे बहुत काम आएगा अपने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व यानी कि टैक्स संबंधित, नागरिक यानी कि नागरिकों से संबंधित, और सैन्य यानी कि युद्धों से संबंधित जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। हालांकि 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म और प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था, तब इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था। इसका मुख्यालय था लेडन हॉल स्ट्रीट, लंदन में। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।